गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हालचाल और सब बढ़िया। आई होप आप सब ठीक होंगे। और हम कंटिन्यू करते हैं सर अहमद खां के बारे में। हम पढ़ रहे थे उनकी बायोग्राफी के बारे में। हमने फर्स्ट चैप्टर में और फर्स्ट पार्ट में कहने या फर्स्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उनकी इनिशियल लाइफ, ठीक है, अर्ली लाइफ, एजुकेशन और करियर के बारे में पढ़ा था। अब हम उनके इन्फ्लुएंसेस के बारे में, वर्क के बारे में, कैसे स्कूल बना, कॉलेज बना, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्विक रिव्यू देते हैं तुम्हें कि भाई हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ओके, तो हमने पढ़ा था कि भाई इनका जन्म जो दिल्ली में हुआ था, इनकी बर्थ दिल्ली में हुई थी और डेट थी 17 अक्टूबर 1817। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद माता जी के बारे में बताया था। इनकी माता जी का नाम था अजीज़ उन निशा। बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ा था इन्होंने अपनी उनकी ज़िंदगी पर, सर अहमद खां की ज़िंदगी पर। उसके बाद फादर की बात करें तो मोहम्मद मुत्तकी। ओके, मोहम्मद मुत्तकी। उसके बाद नाना जी, इनके दादाजी फरीदुद्दीन, ये अकबर शाह आदित्य के कोर्ट में वज़ीर थे। ठीक है, ख्वाजा फरीदुद्दीन, या सिर्फ फरीदुद्दीन याद रखें, आपको याद करने से मतलब है। ठीक है, ख्वाजा फरीदुद्दीन। और नाना जी की बात करें, इनके जो नाना थे, ठीक है, मैटरनल जो ग्रैंडफादर होते हैं, ये पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, उसका मैटरनल सैयद हादी। ये आलमगीर शाह द्वितीय के कोर्ट में थे। ठीक है, ये मनसब थे जनरल, ओके, उसकी पोस्ट पर थे। तो ये सब फैक्ट जो हैं ये मैंने यहाँ लिखे हैं। उनके सन की बात करें, दो बेटों के बारे में मैंने तो बताया था। ठीक है, उनके दो बेटे थे, एक हामिद जिनके नाम पर स्कूल है एएमयू में, और एक महमूद, ठीक है, जिनको स्कॉलरशिप मिली थी, इंग्लैंड पढ़ाई करी थी जाकर। ओके, और अगर बात करें इनकी एक बेटी और थी, मैंने बताया था अमीना, वो बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी, छोटे कम उम्र में ही। ओके, ये सब फैक्ट्स मैंने कल तुम लोगों के साथ शेयर किए थे। और इसके अलावा और भी फैक्ट्स जैसे बताए थे, मैंने बताया था कि इनिशियली जो टीचिंग इनकी हुई है वो घर पर ही हुई थी वहीं। ठीक है, गुलाम अली नाम के जो ट्यूटर थे उन्होंने उनको पढ़ाया था, और फिर उसके बाद फीमेल ट्यूटर लगी थी। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन में आ जाइए, इन्होंने पढ़ाई करी थी। ठीक है, हकीमुद्दीन जो जिनके अंडर में पढ़ाई करी थी वो। ये सब मैंने फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो यहाँ लिख दिए, बस इसके बाहर तो मैं नहीं देखना ज़्यादा भी है। ओके, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अब इन्फ्लुएंसेस कि भाई किन किन का इनकी ज़िंदगी पर प्रभाव रहा है बहुत ज़्यादा, वो देखते हैं आप। ठीक, तो शुरू करते हैं। इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, प्रभाव, किसका इनकी ज़िंदगी पर प्रभाव रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो माता जी का नाम ही आएगा, जाहिर सी बात है। मैंने आपको बोला था कि माँ और इनके दादा और इनके एक मामू और थे। ठीक है, इन दो का बहुत प्रभाव रहा है इन पर। है मोहम्मद जैनुद्दीन इनके मामा थे, और दादा आप जानते फरीदुद्दीन, और इनकी माता जी अजीज़ उन निशा। इन तीन का इनकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव रहा है। ओके, तो माता, ठीक है, दादा और मामा, ये कंटिन्यूसली इनको एम्फसाइज करते थे एजुकेशन को आगे बढ़ाकर ले जाना है, तुम्हें एजुकेशन पे फोकस करना है, इसको रिलेट लेकर कंटिन्यूसली फोकस करते थे ये तीन लोग इनकी ज़िंदगी पर। ठीक है, तो मामा का नाम था ख्वाजा जैनुद्दीन। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, चलिए, बस माता जी का नाम जानते हैं हम, दादाजी का वो मैंने लिख दिया फैक्ट के तौर पर। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो टीचिंग, जो भी टीचिंग रही हैं वो या जो भी इन्होंने राइटिंग लिखी आगे चल के टीचिंग हासिल करने के बाद, उन राइटिंग्स पर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनका जो फोकस डालते हैं ये। एक 3 स्कूल ऑफ थॉट, क्या रिलीजियस स्कूल है वो फोकस डालते हैं ये। एक तो है नक्शबंदी, ठीक है, एक स्कूल ये है। एक है मुजाहिदीन। ठीक है, ये सब क्या है, ये मूवमेंट्स थे, ये समझ लीजिए आप। इन मूवमेंट्स को फोकस में रख के इन्होंने अपनी राइटिंग करी है। ओके, और एक इनके डिसिपल थे, उन्होंने अपनी मूवमेंट चलाया था अहले हदीस से, या कह लीजिए वो थोड़ा सा देवबंदी मूवमेंट था, थोड़ा सा उससे रिलेटेड। तो इनको इन्होंने फोकस में रख के अपनी राइटिंग्स की हैं। ठीक है, तो मैं नाम लिख रहा हूँ तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स का, वो किन कौन कौन से। एक तो नक्शबंदी, बंदी। ठीक है, ये मूवमेंट है, स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब एक मूवमेंट जो चलाया गया था, उसको अपनी जहन में रखते हुए उन्होंने राइटिंग्स की हैं अपनी। ठीक है, तो एक नक्शबंदी पहला, ठीक है, दूसरा मुजाहिदीन, ओके ये, एंड तीसरा जो इनके एक डिसिपल थे उन्होंने चलाया था। ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूँ डिसिपल का, शाह इस्माइल दहलवी। शाह इस्माइल दहलवी। ओके, ये तो ये क्या है, 3 रिलीजियस यानी धार्मिक स्कूल ऑफ थॉट।
ओके, ये इनको अपने जहन में रखते हुए इन्होंने अपनी जितनी राइटिंग करी है वो सब इन्हीं के जहन में रखते हुए करी गई हैं। ये मुजाहिदीन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर अहमद खां चाहते थे कि मुसलमानों के जो हालात हैं या मुसलमान जो अपना वर्चस्व खो चुके, बहुत बुरे हालात हो चुके थे, तो जो वापसी मिले वो मुजाहिदीन के तरीके से मिले। वो ये कहना चाहते थे कि ये तरीका होना चाहिए कि अपनी कह लीजिए इंडिपेंडेंस पाने का, ठीक है, ये तरीका होना चाहिए मुजाहिदीन वाला, ठीक है, ये बोलते थे। खैर ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, इनके बेसिस पर ही इनकी राइटिंग्स थी। इसके आधार पर इंडिपेंडेंस चाहते थे, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये ठीक। ओके, ये हो गया। तो ये माता जी, ठीक है, दादाजी और मामा, ठीक है, मामू। और उसके बाद 3 स्कूल ऑफ थॉट है जिनके इन्होंने जिनके मतलब बारे में ये समझ लीजिए इन्फ्लुएंस रहा है इनका, कि इनका बहुत गहरा असर डरा है सर अहमद खां की ज़िंदगी पर। मुजाहिदीन का बहुत असर रहा है, ठीक है, ये स्कूल ऑफ थॉट है। और शाह इस्माइल दहलवी इनके डिसिपल ही थे, तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। इसमें कुछ मतलब ये लिखते रहते थे किसके बारे में, अहले हदीस और आप कह लें देवबंद, ठीक है। तो जब ये लिखते थे तो इनको पढ़ते थे ये, और उसके हिसाब से फिर ये अपने मूवमेंट मतलब अपनी आगे की कारगुजारी कह लीजिए या अपने जो भी काम है जितने भी, वो इसके निगाह में रखते हुए करते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो इनके एक दोस्त थे, इनके दोस्त थे नूरुल, ठीक है, नूरुल। एक नूरुल इनके दोस्त थे आगरा में, नूरुल आगरा में, ठीक है, जो कॉलेज था आगरा कॉलेज में टीचर थे, ठीक है, दोस्त भी थे और टीचर भी थे, इनको पढ़ाया भी है, ठीक है, और एक तरीके से दोस्त भी थे। इनके नूरुल आगरा कॉलेज में टीचर व दोस्त, ठीक है। तो नूरुल मैं लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है, नूरुल आगरा कॉलेज में टीचर व दोस्त के तौर पर इन्हें, ठीक है, समझाते रहते थे, ठीक है, टीचर भी थे और दोस्त भी थे। होता है ना कि कभी कोऑर्डिनेशन हो जाता बहुत अच्छा टीचर और स्टूडेंट्स में, तो वो इस तरीके से थे ये, ठीक है, नूरुल आगरा कॉलेज में। ओके, उसके बाद इनका प्रभाव रहा है ज़िंदगी पर। मैं बता रहा हूँ किन किन का प्रभाव रहा है, किससे ये प्रभावित हुए हैं। उसके बाद देखो एक, ठीक है, टूनीशिया जो जगह है, टूनीशिया, ये मैं बोलता हूँ टूनीशिया जो है ये नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, जिसकी कैपिटल अगर बात करें तो टूनीसा है, कैपिटल टूनीसा है, और अगर करेंसी की बात करें तो दीनार है, ठीक है। ये टूनीशिया की जो करेंसी है वो दीनार है, टूनीशियन दीनार, ये, ठीक है। तो ये करेंसी है और ये नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है और टूनीशिया इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये तो टूनीशिया के एक जैसे कि देखो आगरा कॉलेज में एक टीचर है ना नूरुल, उनका प्रभाव रहा है, ऐसे टूनीशिया के भी एक इनके जानने वाले थे, ठीक है, उनका भी बहुत प्रभाव रहा है, ठीक है। मैं उनका नाम लिख देता हूँ, टूनीशिया हैदर है, HAYREDDIN, ठीक है, हैरद्दीन, ठीक है, हैरद्दीन। जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करना है आपको कर लीजिएगा, बस नाम ध्यान में रखना है, हैरद्दीन, ओके, हैरद्दीन पाशा, बहुत चलता है अलीगढ़ में पाशा, ठीक है। तो हैरद्दीन पाशा ये, तो ये इनके ये टूनीशियन रिफॉर्मर है। रिफॉर्मर बोलते हैं सुधारक को जो समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहता है। तो टूनीशियन रिफॉर्मर हैरद्दीन पाशा का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। कैसे रहा है मैं बताता हूँ आपको, गहरा प्रभाव रहा, ठीक है। अब देखो ये कि इन्होंने क्या किया, टूनीशियन ये जो टूनीशियन जो रिफॉर्मर है ना, इनका नाम था हैरद्दीन पाशा। इनका प्रभाव कैसे रहा देखो, इनका एक रूल था, ये एक आइडियोलॉजी फॉलो करते थे कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर मिला है तो हम इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कि कुछ भी बात लिख दें, बोल दें और उसको एक्सप्रेस कर दें, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब पे लागू थी कि कुछ भी बोलो आप, कुछ भी कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन आज के वक्त में तो नहीं है। खैर, तो सच में कहना है इसका यूज़ किया, इनकी बात से प्रभावित हुए और इसका यूज़ किया, और उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए अपनी सारी बातें लोगों तक पहुंचाई, ठीक है। लिखा, बहुत सारा लिखा, कभी रिसाले लिखे,
ठीक है, कभी किताबें लिखी, किसी का तर्जुमा किया, ये सब लिखते गए और इसके ज़रिए से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए से इन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। तो इसका इस्तेमाल किया इन्होंने, यानी कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो नज़रिया था ये कहाँ से लिया इन्होंने, हैरुद्दीन पाशा से। ठीक है, ये कहाँ के थे, टूनीशिया के थे। बस इतना ही जानना है इन्फ्लुएंसेस के बारे में। एक दो इन्फ्लुएंसेस और हैं वो और देखेंगे, अंग्रेज इन्फ्लुएंसेस जो हैं, ठीक है, इन पे इन्होंने जिनका प्रभाव सर की ज़िंदगी पर रहा है, जो अंग्रेज लोग थे ना उनका ही प्रभाव रहा है। ये तो मुस्लिम्स कुछ हो गए, कुछ बाहर के हो गए, अब देखते हैं अंग्रेजों का क्या प्रभाव रहा है। ओके, वेस्टर्न राइटर्स, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न राइटर्स जो अंग्रेज लोग थे उनमें से कुछ वेस्टर्न राइटर्स हैं, वो देखते हैं हम उनमें क्या क्या था। एक तो है स्टुअर्ट मिल, स्टुअर्ट मिल, ठीक है, इनका प्रभाव रहा है। क्योंकि मैं ये नाम बस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पूछता है कि बताइए किस अंग्रेज राइटर का सत्यमेव जिंदगी पर गहरा प्रभाव रहा है, तो एक नाम है स्टुअर्ट मिल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ओके, दूसरा नाम मैं लिख रहा हूँ जोसेफ एडिसन, जोसेफ एडिसन, ठीक है, ये वाह। इनके साथ में एक और थे, इनके साथ ही वो रिचर्ड स्टीली, रिचर्ड स्टीली, ठीक है, ये तो ये तीन नाम याद रखने हैं आपको अंग्रेज़ों में, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टीली, ठीक है, स्टीली, और ये स्टुअर्ट मिल। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं कि पूछेगा कि बताइए किसका गहरा प्रभाव अंग्रेज राइटरों में से सत्यमेव ज़िंदगी पर रहा, तो इन तीन में से आप, ठीक है, हाँ, स्टुअर्ट मिल, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टीली, इनका गहरा प्रभाव रहा इनकी ज़िंदगी पर। ओके, हाँ, तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, स्टुअर्ट मिल के बारे में क्या फैक्ट है वो देखो, इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान है, इनका जिक्र कई बार किया अपनी राइटिंग्स में, ठीक है, इन कोट कर, ठीक है, जैसे कोट करते हैं ना हम लोग कि मैं ये बात कह रहा हूँ, कहते नहीं है कि ये हदीस है, इन्होंने कही ये वाली हदीस, तो हम कोट करते हैं उस बंदे को। तो ऐसे ही स्टुअर्ट मिल ने स्टुअर्ट मिल ने जो राइटिंग्स लिखी हैं तो उनको पढ़ा है सर सैयद खान ने, और जब अपनी राइटिंग्स लिखी हैं उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक या असबाब बगावत हिंद या असारुस सनादी जो भी किताबें लिखी हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं इनका कोट कर दिया, उन्होंने जिक्र कर दिया है। ठीक है, तो इनके कोट, ठीक है, इनके कोट या इनको कोट किया है, इनको कोट किया है अपनी राइटिंग्स में। ठीक है, तो अपनी राइटिंग्स में इनको कोट किया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्टुअर्ट मिल इनको अपनी राइटिंग्स में कोट किया है, इन दोनों को कोट नहीं किया लेकिन इनसे प्रभावित हुए इनकी राइटिंग्स पढ़कर, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लिटरेरी वर्क्स पर। ये तो हो गया इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, किस किस का इन्फ्लुएंस रहा, माता जी, दादाजी, मामा जी, ठीक है, ये तीन लोग। उसके बाद क्या कहते हैं, वो जो अफसर आए थे, जैसे कि तीन स्कूल है, एक तो नक्शबंदी, ठीक है, एक तुम्हारा मुजाहिदीन, ठीक है, एक दहलवी साहब जो इनके डिसिपल थे। ठीक है, ये तीन का इनका असर रहा। उसके बाद एक आगरा कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनका भी इन पर प्रभाव रहा है। ठीक है, वो इनके दोस्त भी थे एक तरीके से। ठीक है, नूरुल जिनका नाम था। ओके, ये याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लिटरेरी वर्क्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लिटरेरी वर्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे किताबें आएंगी जो उन्होंने लिखी हैं और इससे सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, वो देखते हैं हम सब। ओके, तो पहले 23 साल की उम्र में, 23 की उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, 23 की उम्र में ही लिखना स्टार्ट किया। ओके, 23 की उम्र में भी। ठीक है, ओके, जब 23 साल की उम्र थी इनकी तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। ओके, और उसके बाद इन्होंने, देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत फेमस है, जैसे असारुस सनादी बहुत फेमस है, याद रखनी है हमें। ठीक है, असबाब बगावत हिंद, तहज़ीबुल अखलाक, ये फेमस हैं जो हमें याद रखनी है। उसके बाद इन्होंने आईन अकबरी का भी वो कराया उन्होंने। ठीक है, कि जैसे कि अबुल फजल ने लिखी आईन अकबरी, लेकिन इसको कहते हैं हम इलस्ट्रेटिव वे में जो इन्होंने लिखा सैयद खान, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वो सब, लेकिन मेन जो है वो भी देखेंगे। उसके अलावा कुछ चीज़ें थी वो हम लोग जो कंसिडर नहीं करते लेकिन इंपॉर्टेंट थी। कुछ निबंध लिखे थे उन्होंने, वो देखते हैं हम कि कौन कौन से निबंध लिखे थे और वो क्या फोकस में डालते थे। उस पर बहुत सारे बवाल भी हुए हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ थे उस बात, ठीक है, कुछ लोग उनके फेवर में भी थे, तो वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ तो इन्होंने सीरीज ऑफ ट्रीटीज़ लिखी है, ट्रीटीज़, सीरीज ऑफ ट्रीटीज़, सीरीज ऑफ ट्रीटीज मतलब होता है निबंध। ठीक है, ओके, लेख, तो लेख लिखे हैं इन्होंने। ओके, बड़े बड़े, तो ट्रीटीज लिखे हैं, सीरीज ऑफ ट्रीटीज, तो उसमें बहुत सारे जिक्र किए हैं इन्होंने। ठीक है, बहुत सारी बातें बताई हैं और इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अगर आप जीवनी पढ़ रहे हो तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारा उनके बारे में पता लगता है कि सच में थॉट क्या थी, वो सोचते कैसा थे लोगों के बारे में, ये पता लगता है। ओके,
तो मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे ये हो गया, ये इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे ट्रीटीज लिखे इन्होंने, ठीक है। इसके मैं नंबर मुझे नहीं पता, ओके बराबर। तो उसके बाद देखते हैं सबसे पहले इन्होंने देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट्री, ठीक है, ऑन तोरा, तोरा ही बताऊंगा मैं क्या होता है ये, एंड गॉस्पेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कमेंट्री करी है इसके ऊपर, किसके ऊपर, तोरा एंड गॉस्पेल। कमेंट्री मतलब उसका सारांश लिखा है, या कह लीजिए उसको अपने शब्दों में उसको पढ़ने के बाद उसका अनुवाद किया है, ठीक है। अब देखिए क्या है तोरा, वो समझते हैं। बाइबल जो होती है ना, हैब्रू बाइबल होती है एक, हैब्रू बाइबल, ठीक है। बाइबल की कई कैटेगरी हैं, ठीक है। अब हैब्रू बाइबल है ये, तो जो हिब्रू जो लोग होते हैं उनकी जो बाइबल है उसको कहते हैं तोरा। और जो गॉस्पेल है ये होती है इंजील, जो हमारी किताब थी इंजील, वो, ठीक है। ये तो इस पे कमेंट्री करी है इन्होंने, ओके। इसके बारे में बताया है इन्होंने कि भाई देखो इसमें क्या बात सही है क्या बात गलत है, वो हमें डिटेल में नहीं जाना, बस ये जानना है कि इन्होंने जो कमेंट्री करी है तोरा गॉस्पेल पे करी है, इस पे बाइबल पे भी लिखा है, इंजील पर भी लिखा है, दोनों पर लिखा है, ठीक है। ये याद रखना है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो लिटरेरी वर्क हो गया पहला इनका, और ट्रीटीज अभी पढ़ेंगे ये, इसके बारे में फर्स्ट ट्रीटीज, सेकंड ट्रीटीज, थर्ड ट्रीटीज, ये हम पढ़ना है, ठीक है, ओके। अब देखिए पहली ट्रीटीज, फर्स्ट ट्रीटीज, ओके, 1842 में लिखी है इन्होंने, ठीक है। ये जो फर्स्ट ट्रीटीज लिखी है ये क्या बताती है वो समझिए, ये बताती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रीटीज लिखी है, उसके उनकी लाइफ का एक्सप्लेन करती है, ठीक है, उनके बारे में बताती है, ओके। इसको उर्दू में देखो क्या लिखा था, जब ये नाम था उसका वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ट्रीटीज का जिला अल कुलूब, जिला अल कुलूब, ठीक है, जिला अल कुलूब, बी ज़िक्रल महबूब, ठीक है। ये तो ये पूरा नाम है जिला अल कुलूब बी ज़िक्रल महबूब, ठीक है। ये तो ये इसका नाम था, फर्स्ट ट्रीटीज जो उन्होंने राइट करी थी, लिखी थी, वो इसका नाम है जिला अल कुलूब बी ज़िक्रल महबूब, ठीक है। ये ओके, तो याद रखना है तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन एएमयू में कम ही पूछेंगे, शायद ही पूछें, ठीक है, क्योंकि ये इतना डीप में नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो आने वाले वक्त में भले जाएं, अभी तो नहीं जाएंगे, ओके। तो ज़िला अल कुलूब बी ज़िक्रल महबूब, ज़िक्रल महबूब मतलब महबूब का जिक्र आने पर, ज़िला अल कुलूब मतलब दिल जो है कुलूब हो जाता है, कुलूब मतलब डिलाइट हो जाता है, डिलाइट एकदम मतलब उनकी मोह में गुम हो जाता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं आप, इसका मीनिंग ये है, ठीक है, ओके। मैं लिख देता हूँ जिससे कि याद रहे, डिलाइट ऑफ हार्ट्स, ठीक है, डिलाइट ऑफ हार्ट्स ऑन रिमेंबरिंग, यानी महबूब को याद करने पर, ऑन रिमेंबरिंग महबूब, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया, ओके। तो ये पहली ट्रीटीज थी, इसके बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये उसका नाम था, ओके। सेकंड ट्रीटीज पे आते हैं हम। अगर इसके बारे में कोई और फैक्ट होगा बता दूंगा मैं, वरना तो सेकंड ट्रीटीज पे आते हैं, ठीक है। ये ओके, तो 1844 में लिखी गई है ये, ठीक है, सेकंड ट्रीटीज। अब इसका नाम क्या है, तोहफे हसन, ठीक है, 1844 में लिखी गई है, तोहफे हसन, ठीक है, ओके। द गिफ्ट ऑफ हसन, ये इसका नाम है, द गिफ्ट ऑफ हसन, ओके। ये तो 1844 में लिखी गई है, जाहिर सी बात है तोहफा हसन नाम से पता लग रहा है कि द गिफ्ट ऑफ हसन, ठीक है, गिफ्ट ऑफ हसन। तो ये इसके बारे में लिखी गई है, जो हसन रज़ियल्लाहु अन्हु थे उनके बारे में, ठीक, ओके। और ये क्या बताती है, अब देखो जाहिर सी बात है जब हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र आ गया तो शिया से मुताल्लिक हो गई है, पक्का होगी, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिटिक ऑफ शिया है, यानी कि शिया के कुछ बातों का मुखालफत करती है ये, क्रिटिक ऑफ शिया, ठीक है, क्रिटिक स्पेलिंग CS, ठीक है, क्रिटिक्स ऑफ शिया। तो क्रिटिक्स ऑफ शिया है, यानी कि कह सकते हैं आप कि ये शिया से मुताल्लिक, स्पेलिंग गलत हो सकती है, यहाँ QEE है, ओके, ठीक है। तो ये क्रिटिक ऑफ शिया, तो याद रखना है ये, ठीक है, ओके। तो शिया से मुताल्लिक, ये शिया के कुछ थॉट्स थे, जैसे वो मानते थे कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कुछ मानते हैं, मैं बोल नहीं रहा क्या मानते हैं, वो उनका बिलीफ है। ऐसे ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ कहते हैं, तो वो सब हमें डीप में नहीं जाना, हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये बताती क्या चीज़ है, ठीक है। अब वो जो स्टडी करेगा इस्लामिक वो जानेगा, ठीक है, हमें, ओके। उसके बाद देखते हैं, ओके, थर्ड ट्रीटीज,
थर्ड ट्रीटिस 1849, ठीक है, ये थर्ड ट्रीटिस। अब ये थर्ड ट्रीटिस का नाम क्या है मैं लिख देता हूँ, कलिमात अल हक। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये इनके सारा मसला इसी से, यही समझ लिया, कलिमात अल हक। ओके, ये कलिमात अल हक यानी कि जो हक के कलिमात हैं उसके बारे में बताती है, ठीक है। द डिस्कोर्स ऑफ द ट्रू डिस्कोर्स, द ट्रू डिस्कोर्स, ठीक है, द ट्रू डिस्कोर्स यानी सही जो कलिमात हैं उनके बारे में, ठीक है। कलिमात अल हक के जो कलिमात हैं वो क्या है उसके बारे में बताती है। यहीं से सारा सिलसिला ख़राब हो जाता है, मामला यहीं से लड़ाई झगड़े की वजह है, ठीक है। तो ये बताती है ये क्या है एक्चुअल में, ये जो किताब लिखी गई है लिखी है सूफीज़्म के ऊपर, ठीक है। ये बताती है कि पीर और जो मुरीद होते हैं, ठीक है, पीर मुरीद इनकी आपस में रिलेशन होता है इनका, ठीक है। तो जो पीर और मुरीद होते हैं तो इसकी किताब कहती है कि पीर सिर्फ एक है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा कोई पीर नहीं है, ठीक है। लेकिन बरेलवी थॉट्स कुछ और कहती है, ठीक है। तो वही यहीं से मसला सारा ख़राब हो जाता है। ओके, तो ये जो बताते हैं कि ओनली वन पीर दैट इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, इस पर बहुत बहस छिड़ी है, हमें इससे मतलब नहीं है, बस ये जानना है कि ये बता क्या रही है किताब में। इस किताब में क्या है, क्रिटिक ऑफ शिया है, इस किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ठीक है। और इस किताब में पीर मुर्शीद का जो रिलेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में बताई गई है, पीर मुर्शीद का रिलेशन के बारे में, पीर और मुरीद रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए ये बताया गया है, ठीक है। इतना नहीं होना चाहिए, पता लगे बहुत सारे ऐसे हम लोग कुछ काम कर जाते हैं जो गलत होते हैं, तो इसलिए वो बताया गया कि पीर मुरीद का रिलेशन इतना ही होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, बढ़ावा चढ़ावा नहीं होना चाहिए। खैर, तो ये हो गया 3 किताबें, ठीक है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये किताबें नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं लेख हैं, बस जिक्र किया गया है उसके कुछ कुछ टॉपिक्स, ठीक है, उनको हाईलाइट किया गया है। ये नाम से अच्छे लग रहे हैं, इतना पढ़ने में इसमें बहुत सारी डिटेल की चीज़ें होंगी, इनको पढ़ना चाहिए, ठीक है, फुर्सत में वक्त मिलने पर। हो गया, अब देखिए 4th ट्रीटीज, ठीक है। ये तो ये क्या है, राह सुन्ना ए दर, राह सुन्ना ए दर, और उसके बाद, ठीक है, तर्क बद यानी राह सुन्नाए दर, और जो बद है उसको ख़त्म कर दो, ठीक है, ये है उसका पूरा नाम, राह सुन्नाए दर रद्द बद, रद्द बद, मैं तर्क कह रहा था वो बद एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यानी कि राह सुन्नाए दर, ठीक है, यानी सुन्नत की जो राह का दर है, ठीक है, वो, और बद रद्द बद, रद्द मतलब होता है एंड कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है, उसको, और बद मतलब बुराई, ठीक है। तो जो भी बुराई है उसको ख़त्म करें और सुन्ना के जो रास्ता है सुन्नत का उसकी तरफ चलें, तो इसके बारे में ये किताब बताती है। सिंपल सा नाम से पता लगा, इसका मीनिंग लिख देता हूँ मैं। ओके, द सुन्ना एंड रिजेक्शन ऑफ बिदा, द सुन्ना एंड रिजेक्शन ऑफ बिदा, यानी कि बिदा हमें ख़त्म करनी है, ठीक है, और क्या राह सुन्नत पर चलना है ये पर। लेकिन कुछ लोगों में इख्तलाफ रहता है, लेकिन देखिए आप, इन्होंने इनके बारे में भी लिखा है कि हमें बिदत ख़त्म करनी है और सुन्ना की तरफ, क्योंकि जो आजकल जो इनोवेशंस हो रहे हैं, हम लोग कुछ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको ख़त्म करना, ये बहुत पहले कह चुके हैं ये वाली बात, लेकिन कुछ लोग इनसे इख्तलाफ रखते हैं, पता नहीं क्यों, खैर अल्लाह जाने, ठीक है। तो ये बताती है किताब, इंपॉर्टेंट है ये वाली किताब भी। ओके, उसके बाद ये ट्रीटीज हो गई हमारी, 4 ट्रीटीज हैं, 4 ट्रीटीज हो गई, ठीक है। ओके, अच्छा, इसकी डेट नहीं लिखी है मैंने, 1850, तो याद रखना, सबसे पहले 1842 में फर्स्ट ट्रीटीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, फिर 1844 में आई है शिया के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा, फिर उसके बाद 1849 में आई है जो अभी पीछे लिखाई थी, और फिर उसके बाद 1850 में। ये 4 ट्रीटीज आई हैं, ठीक है। चारों किससे डील करती है बता दिया मैंने, ये डील किससे करती है, ये किससे करती है, और ये किससे करती है, और ये अभी लिखी है आपके सामने, ठीक है। तो याद रखना है ये, ठीक है बच्चों। 4 ट्रीटीज हमने खत्म कर ली, उसके बाद हम बाकी रिलेटेड वर्क देखेंगे इनका, जो भी हम इन्होंने किया है वो देखेंगे, अभी के लिए, ठीक है, इतना फिलहाल काफ़ी है, ठीक है। ओके।